Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Amina Arshad, Senior Faculty Member from Bahauddin Zikriya Institute of Health Sciences मुल्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। Our today's topic is about the drugs which act on genito-urinary system. हम उन अद्वियात के बारे में पढ़ेंगे जो जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट के बारे में। यानी डायूरेटिक्स क्या अद्वियात होती हैं, यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट क्या होते हैं, इन अद्वियात के बारे में, इन अद्वियात की फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अपने टॉपिक डायूरेटिक्स पे जाने से पहले सब जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट जेनिटो यूरिनरी सिस्टम इज। जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम is a term which actually refers to two different system। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि दो डिफरेंट सिस्टम को जोड़ती है, जो कि दो मुख्तलिफ सिस्टम के मुतल्लिक है। ठीक है, जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम एक सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम के मुतल्लिक नहीं इसमें पढ़ा जाता। इसमें दो मुख्तलिफ सिस्टम, नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा, जेनिटो अलहदा और यूरिनरी अलहदा। तो इसको हम मिलाकर पढ़ते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी लफ्ज जो है रेफर्स टू द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। यूरिनरी सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम से जो निकालने का जिम्मेदार सिस्टम होता है, उसको आप यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, खुराक की मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसके नतीजे में जो नाइट्रोजिनस लफ्ज, नाइट्रोजिनस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, उनको ब्लड स्ट्रीम से निकालने का जिम्मेदार जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बॉडी में यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी लफ्ज अगर आप कहें सिंपल वर्ड्स में यूरिन से निकला है, तो इसका मतलब ये कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट, खास तौर पर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम से निकाल कर किस में डाल दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए यूरिन में डाल दिया जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम का आपको समझ आ गया कि यूरिनरी सिस्टम में वेस्ट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट को, जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, खुराक की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जमा हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए जो सिस्टम, एक्सक्रीट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। जबकि जेनिटो रेफर्स टू द जेनिटल ऑर्गन। जेनिटो का लफ्ज जहन में आते ही जेनिटल ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जेनिटो, जेनिटल सिस्टम या जेनिटो जो लफ्ज है वो उसका जो है मतलब कि ये जेनिटल ऑर्गन के मुतालिक या सेक्स ऑर्गन के मुतालिक, या इसका कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो ये दोनों सिस्टम मिलाकर जो लफ्ज बनता है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग का समझ लिया कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में आप डायूरेटिक्स के मुतालिक पढ़ेंगे और जेनिटो में जो आप पढ़ने वाले हैं यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट अद्वियात के बारे में, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट अद्वियात के बारे में आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के मुतालिक बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक है। तो इसको हमने जो टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, सबसे पहले ओबियस है कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट आर द डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? डायूरेटिक ड्रग्स चूंकि किडनी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले तो किडनी की फिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी कैसे काम करता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ साथ फिर हम अपने असल टॉपिक की तरफ यानी डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हवाले से। और फिर फार्माकोलॉजी ऑफ डिफरेंट डायूरेटिक्स के मुतालिक हम इसमें पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स ड्रग ये वो अद्वियात होती हैं जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाती हैं। तो
स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो असल मेन टॉपिक है इस यूनिट का, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स को अक्सर वाटर पिल्स भी कहते हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स वाटर पिल्स भी कहते हैं। दीज आर द ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट और यूरिन वॉल्यूम, जो यूरिन का हुजम या यूरिन की मिकदार बढ़ाते हैं, वो अद्वियात जो यूरिन की मिकदार या यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, यूरिन की आउटपुट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, यूरिन के आउटपुट का मतलब कितनी दफा यूरिन पास कर रहा है पेशेंट, तो यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं, यूरिन के वॉल्यूम मिकदार को बढ़ाते हैं। वो अद्वियात जो यूरिन की वॉल्यूम और यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं उनको डायूरेटिक्स कहते हैं। डायूरेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? वाटर पिल, ठीक है। इसके साथ साथ एक और लफ्ज कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज नेट्री यूरेटिक एजेंट। नेट्रियम से निकला है वर्ड। नेट्रियम आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। इट्स अ सिंबल, लैटिन नेम ऑफ सोडियम, Na, सोडियम का सिंबल जो है। तो एनी ड्रग विच इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इंक्रीज द आउटपुट ऑफ सोडियम, यानी कोई ऐसी दवा जिसको जब जिस्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और वो यूरिन में, ठीक है जी, सोडियम को बाहर निकालना, लॉस ऑफ सोडियम कर दे, सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर दे यूरिन के जरिए, वो अद्वियात क्या कहलाती हैं? नेट्री यूरेटिक। नेट्रियम से निकला, यूरेटिक यूरिन से निकला, यानी सोडियम को यूरिन में भेजने वाली। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बहुत सारे हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सोडियम भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सोडियम जौन सा है उसके मुतालिक थोड़ी सी एक बात याद रखें कि जब ये बॉडी में इसकी मिकदार ज्यादा होती है, सोडियम की एक हैबिट है कि ये पानी को अपने साथ रखता है। अगर ये बॉडी में रुक रहा है, सोडियम ब्लड के अंदर रुक रहा है, तो ये पानी की बड़ी मिकदार को ब्लड में अपने साथ रोक लेगा। और अगर ये यूरिन की तरफ, यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, हमने डायूरेटिक्स मरीज को दी है और यूरिन में, क्योंकि डायूरेटिक अद्वियात, एक बात याद रखनी है कि वाटर के साथ साथ सोडियम को भी बाहर निकालता है। तो जब सोडियम बाहर निकलेगा यूरिन में, सोडियम की क्या हैबिट मैंने बताई है? सोडियम अपने साथ पानी की बड़ी मिकदार को रखना पसंद करता है। अगर वो बॉडी में रुक रहा है, ठहर रहा है, तो बॉडी में पानी को रोक लेगा, और अगर यूरिन में निकल रहा है तो यूरिन में पानी की एक बड़ी मिकदार को लेकर निकलेगा, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो डायूरेटिक ड्रग्स बेटा क्या करती हैं? ये सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं, सोडियम को जिस्म से बाहर निकालती हैं, क्योंकि जब सोडियम निकलेगा पानी की एक बड़ी मिकदार भी जिस्म से बाहर निकल जाएगी। हम आगे जाके पढ़ेंगे हम डायूरेटिक देते क्यों हैं, ताकि आपके जहन में ये क्लियर हो जाए कि डायूरेटिक करते क्या हैं, बॉडी में ये क्यों दिए जाते हैं। लेकिन ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि डायूरेटिक मेनली कौन से आयन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? नेट्रियम यानी सोडियम के ऊपर। दैट्स वाई समटाइम्स हम इनको डायूरेटिक्स को नेट्री यूरेटिक एजेंट भी कहते हैं, यानी वो एजेंट जो कि यूरिन में सोडियम को निकालते हैं। आगे चलते हैं, डायूरेटिक्स क्यों यूज किए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या काम करती हैं? यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं, यूरिन की आउटपुट को बढ़ाती हैं। तो ये क्यों दी जाती हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर जिसे आप CCF से जानते हैं, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये किडनी का प्रॉब्लम है, इसमें देते हैं। क्रॉनिक हेपेटिक डिजीज में देते हैं, यानी लिवर की पुरानी जो साल हर साल से लिवर की जो डिजीज है उसमें देते हैं। हाइपरटेंशन में देते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड एडीमा, प्रेगनेंसी की वजह से होने वाले एडीमा में। और सिरहोसिस ऑफ लिवर, यानी जब जिगर जो है सख्त होकर सुकड़ जाए, उस कंडीशन को सिरहोसिस कहते हैं। इन सब कंडीशन में हम क्यों देते हैं डायूरेटिक, क्यों देना जरूरी है? बेटा क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक हेपेटिक डिजीज है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड एडीमा है या सिरहोसिस ऑफ लिवर है, इन सब कंडीशंस में बॉडी के अंदर पानी ठहरना शुरू कर देता है। मैंने लफ्ज एडीमा को क्लियर नहीं किया, मैं अभी थोड़ा सा ये बता दूं, फिर एडीमा को भी हम कवर करते हैं।
क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक हेपेटिक डिजीज है, पुरानी जिगर की बीमारियां हैं, प्रेगनेंसी में अडीमा हो रहा है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो रहा है, जिगर शुगर कर सख्त हो रहा है। इन सब की वजह क्या होती है कि सोडियम यूरिन में नहीं निकल पाता। नतीजतन सोडियम, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि सोडियम जब जिस्म में रुकता है तो ये पानी की एक बड़ी मिकदार को भी जिस्म में रोक लेता है। तो क्या होता है, जब पानी की बड़ी मिकदार जिस्म में रुक जाएगी तो वहां पे जो है अडीमा प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे आप कह देते हैं कि जी पानी की जिस जगह पे पानी की वजह से सूज जाना, सोजिश हो जाना। तो आपने देखा होगा कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, लिवर फेलियर या हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, तो उनके हाथ पाँव वगैरह जो है हमें सूजे हुए लगते हैं। वो सूजे हुए नहीं होते, वो अडीमा होता है। अडीमा मीन्स किसी जगह पर पानी की वजह से सूज जाना। तो फिर हम पानी जमा हो रहा है ना बॉडी में, तो हम उस पानी को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, सोडियम को यूरिन में फेंकना शुरू कर देंगे, और जब सोडियम यूरिन की तरफ जाएगा तो पानी की बड़ी मिकदार को जिस्म से ले जाएगा और अडीमा में फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से, इसी वजह से हम हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेपेटिक डिजीज में, प्रेगनेंसी की वजह से होने वाले अडीमा में, प्रेगनेंसी में यूजुअली लास्ट ट्राइमेस्टर पे पेशेंट के जो हैं फीमेल के पाँव स्वेल हो जाते हैं, अडीमा हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर में जो है अडीमा हो जाता है। तो अडीमा के मानी आपको किसी जगह पे पानी जमा हो जाए और वो जगह सूज जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये अडीमा हो गया। तो इन कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है कि जिस्म से फौरी तौर पर पानी की बड़ी मिकदार को खारिज करवा दिया जाए, तो हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया। आगे चलते हैं, किडनी क्या है, किडनी का काम क्या है। बेसिकली जब तक डायूरेटिक समझ नहीं आएंगे, जब तक आपका किडनी का फंक्शन या यूरिन फॉर्मेशन समझ नहीं आती है। किडनी क्या काम करते हैं, किडनी एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, जैसे आपने पढ़ा कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट, खास तौर पर नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालते हैं। किडनी मेंटेन वाटर बैलेंस, किडनी जिस्म में पानी का तवाजुन कायम रखते हैं। और इसके अलावा किडनी कुछ हार्मोन भी एक्सक्रीट करते हैं। मैं किडनी की बात कर रही हूँ, किडनी से कुछ हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन जो कि रेड ब्लड सेल की जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से जो है वो रिलीज होता है। और किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। डायूरेटिक पढ़ना है तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। किडनी का जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन का, खास तौर पर आपको पता होना चाहिए डायूरेटिक्स पढ़ने के लिए, डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन समझने के लिए। जब तक आपको नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि डायूरेटिक कैसे इफेक्ट करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अगर देखें तो किडनीज के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू मेंटेन अ होम्योस्टेसिस बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ये जिस्म में मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट और पानी का तवाजुन कायम करता है। किडनीज, दो किडनीज जो आपके बॉडी के अंदर हैं, ये होम्योस्टेसिस का काम करते हैं, यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट, पानी और मुख्तलिफ नमकियात, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इनका तवाजुन जिस्म में कायम करते हैं। और इसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट के जो, ये हमने क्लास में, फिजिकल क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से कि कुछ मेटाबोलाइट्स फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट। और मेटाबोलाइट्स यूजुअली हमने पढ़ा था क्लास में कि मेटाबोलाइट जो से हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। मेटाबोलाइट्स अगर वाटर सॉल्युबल हैं तो वो यूरिन से निकलते हैं। तो ये किडनी जो से हैं, ये वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स को जिस्म से बाहर निकालते हैं। हर किडनी के अंदर, ईच किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन एंड इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन इंडिपेंडेंटली। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हर नेफ्रॉन इंडिपेंडेंटली, आजादाना तरीके से हर नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। और नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस मेन पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये मेन पार्ट है। ये आपको पता होने चाहिए। पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर जो ब्लड है वो किडनी में से गुजरता है, यानी फिल्टर होता है। किडनीज को आप फिल्ट्रेशन प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आयंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ आयंस जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम,
जब किडनी यूरिन बना रहा होता है तो सोडियम आयन क्लोराइड अमूमन नॉर्मल लोगों में जब किडनीज यूरिन फॉर्मेशन करते हैं तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी वापस जिस्म को दे दिए जाते हैं। जबकि यूरिन फॉर्मेशन के अमल के दौरान जो जितना भी यूरिन के अंदर ग्लूकोज या ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन्स या प्रोटीन्स होते हैं, ये भी बॉडी को रीअब्सॉर्ब यानी वापस ब्लड को कर दिए जाते हैं। इफ यूरिन कंटेन अबव ऑफ इट रिप्रेजेंट द डिसऑर्डर। अगर यूरिन में इनमें से कोई चीज भी, सोडियम आयन आ रहे हैं, क्लोराइड आयन यूरिन में नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं, कैल्शियम आ रहे हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, प्रोटीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है किडनी में कोई डिसऑर्डर हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, अमूमन एल्ब्यूमिन यूरिन में नहीं आता, लेकिन अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहा है तो इसका मतलब कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनेरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, जिसका मतलब होता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की ज्यादती हो रही है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की ज्यादती हो रही है। तो किडनी फेलियर में ये प्रोटीन्स यूजुअली आना शुरू कर देती हैं। किडनी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है किडनी का। रीनल कैप्सूल जो वो झिल्ली सी इसके ऊपर लगी होती है, रीनल कैप्सूल किडनी के ऊपर। जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर पार्ट होता है जहां पे ये पायरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप क्या कहते हैं, मेडुला पार्ट कहते हैं। रीनल पेल्विस ये पार्ट है जहां पे यूरिन जो है बनकर गिरता है। और इसी तरह किडनी में एक रीनल आर्टरी एंटर करती है। रीनल आर्टरी के अंदर तमाम वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो यूरिन में से बाहर निकलने होते हैं, और किडनी से जो फिल्टर ब्लड लेकर आती है खून की नाली, उसको रीनल वेन कहते हैं। किडनी के अगर एक यूनिट का या पिरामिड में से एक यूनिट का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको नजर आता है ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद ही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और उसके साथ आपका जो है कलेक्टिंग डक्ट होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये आपका किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, ये आपका बहुत क्लियर यूरिन फॉर्मेशन का बताया हुआ है। ये आपका बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर जब आती है, ब्लड जब ग्लोमेरुलस से गुजरता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें यूरिन में रहती हैं, बहुत सी चीजें जिस्म को रीअब्सॉर्ब कर देती हैं। ये एरो शो कर रहा है कि कुछ चीजें, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज और बहुत सी चीजें वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो ये जब ग्लोमेरुलस बनाती हैं कैपिलरीज, तो ये मिलकर फिर प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज भी बनाती हैं। प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज वो होती हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के आगे जो ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर इन्होंने एक नेटवर्क बनाया होता है। तो ये इसलिए होता है, इनको कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ पे फिर वो तमाम की तमाम चीजें जो बॉडी के अंदर जरूरी होती हैं वो वापस कर दी जाती हैं। ग्लूकोज वापस कर दिया जाता है, सोडियम आयन वापस कर दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और जो है कुछ चीजें खून की नालियों में से प्री ट्यूबुलर, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है, वहां से कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब भी होती हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ए, यहाँ पे ये ए पार्ट होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बी पार्ट यानी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होगी, ये रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में जा रही हैं। और ये ट्यूब से कैपिलरी ट्यूब से, सॉरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से जो है कुछ चीजें वापस सिक्रीट होती हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन आपकी 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर, ट्यूबुलर एब्सॉर्प्शन पर, ट्यूबुलर सिक्रीशन पर। ए, बी, सी, तो ये आपको 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं कि कैसे होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड जब ग्लोमेरुलस से गुजरता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का गुच्छा होता है, बॉल होता है कैपिलरीज का। यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंतहाई ज्यादा होता है और ब्लड प्रेशर फोर्स करता है कुछ चीजों को बोमेन कैप्सूल में धकेल देता है, फिल्टर करवा देता है। कौन सी चीजें हैं? वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन।
वो तमाम सोल्यूट जो कि प्रोटीन से छोटे होते हैं कैपिलरी वॉल से, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी वॉल से जो है रीनल ट्यूब्यूल में बोमेन कैप्सूल से होते हुए आ जाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी बहुत सी चीजें वाटर के साथ साथ कुछ सोल्यूट जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन है, ग्लूकोज है और दीगर चीजें हैं, तो ये जो कि प्रोटीन से छोटी होती हैं वो तमाम सोल्यूट जो हैं कैपिलरी वॉल और जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं वहां से छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और फिर क्या होता है, जैसे ही ये बोमेन कैप्सूल में आते हैं तो ये बोमेन कैप्सूल के बाद जो पहला हिस्सा होता है जिसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूपर फेनले, फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से मुख्तलिफ चीजें फिर रीअब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं, यानी ब्लड में वापस जाना शुरू हो जाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज के जरिए। कौन कौन सी चीजें हैं? वाटर का कुछ हिस्सा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और नीडेड ऑइन, बॉडी को जिन ऑइन्स की जरूरत है वो ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट किधर होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इधर होगा जिसने यूरिन बनना है। और यहां से कुछ जरूरी चीजें, जरूरी आयंस जो से हैं वो क्या होंगे? दोबारा से ट्यूबुलर सेल, यानी ये ट्यूबुलर पार्ट है ना ग्लोमेरुलस का, बोमेन कैप्सूल के बाद ये ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ट्यूबुलर सेल से ब्लड में एंटर हो जाएंगे। इसको आप क्या कहेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। और इसके साथ साथ कुछ चीजें पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी से बराह रास्त ब्लड में आना शुरू हो जाएंगी, यानी वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके नहीं आती। कुछ चीजें कौन सी हैं? हाइड्रोजन आयन, पोटासियम आयन, क्रेटिनिन और बहुत सारी अद्वियात जो सी हैं पेरी ट्यूब्यूलर ब्लड से सिक्रीट होती हैं, रिस कर आ जाती हैं ट्यूब्यूल्स के सेल्स के अंदर यहाँ पे, और ये फिल्ट्रेट में यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल हो जाती हैं। और इस तरीके से वो फिल्ट्रेट फिर आगे मूव करता जाता है, चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन होती जाती है और अल्टीमेटली जब यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुंचता है तो फिल्ट्रेट नहीं कहलाता, वो यूरिन बन जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से खास तौर पर इस स्लाइड को आपने देखना है क्योंकि ये स्लाइड जौन सी है पूरी की पूरी ये आपका ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये आपका डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे ज्यादा क्लियर और ये ज्यादा आपको ये बताया हुआ है कि जब ये फिल्ट्रेट होता है, यहाँ से फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आता है तो उसमें क्या कुछ होता है बेटा? वाटर होता है, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड और दीगर सॉल्ट, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, हाइड्रोजन यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ अद्वियात भी जौन सी हैं वो फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। अब ये जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है कि ये कुछ चीजें जौन सी हैं रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाती है। कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाती हैं? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से नाइट्रेट्स, वाटर, सोडियम क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयन, पोटासियम आयन, ये जौन से हैं ये ब्लड को वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके साथ साथ फिल्ट्रेट आगे लूप ऑफ हेनले में जब मूव करता है तो डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ और सिर्फ वाटर जौन सा है रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड में वापस जाता है। फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम क्लोराइड जौन सा है ये आपने खास तौर पर याद रखना है। डिसेंडिंग लिम्ब से जो नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले का बाजू है उससे सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और जो ऊपर आने वाला लूप ऑफ हेनले का बाजू है उसमें से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जौन से हैं वो रीअब्जॉर्ब होके जाते हैं। और इसके साथ साथ डिस्टिल ट्यूब्यूल में जब ये फिल्ट्रेट पहुंचता है तो वहां पे भी सोडियम क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन जौन से हैं वाटर के साथ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटासियम आयन और हाइड्रोजन आयन की ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो होती है। और इसके साथ साथ जैसे ही ये फिल्ट्रेट अब पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ तो सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, और इसके साथ साथ
कुछ वाटर और यूरिया भी ब्लड को वापस कर दिया जाता है और यूरिन जौन सा है वो रीनल पेल्विस में जाकर स्टोर होता है। तो ये खास तौर पर आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में से नेफ्रॉन के 4 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये आपने 4 पार्ट याद रखने हैं। यहाँ पे डायूरेटिक्स इफेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ किस पार्ट से कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं ये आपने याद रखना है। और कल इंशाल्लाह ताला हम डायूरेटिक्स को अगेन डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी तो आपकी बेसिक जो है यूरिन फॉर्मेशन का आपने आज का टॉपिक पढ़ा और इसके साथ ही हम कल इंशाल्लाह एक अदद वीडियो के साथ, छोटी सी एक वीडियो के साथ यूरिन फॉर्मेशन के कंटिन्यू करते हुए डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।